अब देखिए अनदर वन आता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर प्रभागीय संगठन ढांचा। हमने स्ट्रक्चर को भी डिवाइड किया था टू पार्ट्स में डिवाइड किया था या नहीं किया था स्ट्रक्चर को भी। अब स्ट्रक्चर में भी जो फर्स्ट वन था हमारा फंक्शनल, वो कॉमनली यूज होने वाला है, पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो हमारा लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है मोस्टली वो प्रेफर करती हैं। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो उसको हमने ए बी सी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन क्या आता है आपका डिविजनल, मतलब आप सभी समझ पाए, डिविजनल वर्ड मतलब आप सभी समझते हैं, प्रभागीय संगठन है ना, डिविजन्स में डिवाइड करना। अब देखिए फर्स्ट वन हम किस प्रकार से, हमने इसको अलग अलग स्वरूप में पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट होगा आपका, जो उत्पादन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। उत्पादन की या प्रोडक्शन की चीजों पर बेस्ड हम जो डिविजनल जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। अनदर वन रीजन बेस्ड होगा आपका, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्षेत्र के अनुरूप होगा कि ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, अलग अलग जो एरियाज होंगे उनकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम कस्टमर बेस्ड बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट की, ग्राहकों के आधार पर कि किस प्रकार के आपके ग्राहक हैं, अलग अलग प्रकार के ग्राहक, अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस है, उनके अनुरूप हमने विभाग बना दिए। देखिए हमने इसके पहले जो पढ़ा वो हमने छोटे स्तर की जो कॉमनली यूज होने वाली नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने फंक्शन में 4 डिपार्टमेंट डिवाइड किए थे। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज हो गया बड़ा, अब ऑर्गेनाइजेशन केवल कंप्यूटर नहीं बना रही, अब ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर के साथ क्या बना रही है, मोबाइल भी बना रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन बाकी की भी जितनी भी डिजिटल जो भी आपकी चीजें न्यू आई हैं वो सारी चीजें डिजाइन कर रही है, कैमरा भी डिजाइन कर रही है, मोबाइल भी बना रही है, कंप्यूटर भी बना रही है। तो अब उसके पास अलग अलग टास्क हो गए, अलग अलग चीजें हो गई। तो हम अगर फंक्शनल, जैसे हमने लास्ट जो फंक्शनल में डिवाइड किया था, अगर वैसे डिवाइड करेंगे तो चीजें बहुत मिक्स मैच हो जाएंगी, इतना कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमको और डिफरेंट तरीके की टेक्निक चाहिए उन चीजों को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास प्रोडक्ट तो ज्यादा हो चुके हैं। इतने सारे प्रोडक्ट को हम कैसे डिवाइड करके किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को। अब आप सभी समझ पाए हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं, और मैंने आप सभी को बोला था कि ये टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आप सभी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मैनेजमेंट स्टडी किया होगा पहले भी या मास्टर्स किया होगा, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन वो सभी भी आपका चूंकि इस विषय को जोड़ा गया है तो आप सभी इस विषय को जान पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। चलिए अब देखिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट बेस्ड, रीजनल बेस्ड, कस्टमर बेस्ड। अब ये कैसे होता है एक एक करके हम इनको जानते हैं। अब देखिए हम देख रहे थे फर्स्ट वन जो कि कैसा था, प्रोडक्ट बेस्ड था, प्रोडक्ट बेस्ड था फर्स्ट वन। प्रोडक्ट बेस्ड में भी सबसे ऊपर क्या आ गया, एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होता है, सभी इससे परिचित है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर एक हुआ। अब हमने अलग अलग चीजें बनाई, जैसे हमने एग्जाम्पल वहां पर क्या लिया था, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, तो कंप्यूटर के अलावा मोबाइल भी बन रहा था, कैमरा भी बन रहा था। अब हम उदाहरण यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि कंपनी क्या क्या और बनाने लगी, कंपनी रेडियो भी बना रही है, टेलीविजन भी बना रही है और कंप्यूटर डिवाइस भी बना रही है। कंप्यूटर डिवाइस बना रहे थे ना, तो अब कंप्यूटर के साथ कंपनी ने किन चीजों को ऐड किया, टीवी भी और रेडियो भी। कंपनी ने सोचा कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, तो अब चलिए हम क्या करते हैं कि और भी चीजों को डिवाइड कर लेते हैं, और भी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे कि कंपनी और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो अब कंपनी ने क्या किया, रेडियो टीवी भी डिजाइन कर दिया। अब देखिए जिस प्रकार से कंप्यूटर बनाने वाला जो कंपनी थी उसने डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए थे डिफरेंट डिफरेंट, उसी तरीके से जो हमने अगले भी प्रोडक्ट्स ऐड किए अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमने रेडियो और टेलीविजन को अगर ऐड किया है तो उनके लिए भी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा।
उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, जितने भी हमने डिपार्टमेंट्स पढ़े थे वो सारे डिपार्टमेंट्स उन प्रोडक्शन के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी तक हमने केवल एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए थे, बट अब हमारी वर्किंग जो है बढ़ गई है, कहीं ना कहीं हम 2 और प्रोडक्ट्स को अपने बिजनेस में हमने ऐड किया, तो बिजनेस का साइज कैसा हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो लार्ज साइज हो गया। अब लार्ज साइज हो गया है तो उनको रिक्वायरमेंट कैसी होगी, हर किसी को अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जो रेडियो डिपार्टमेंट है, रेडियो जो डिवीजन है, उसको भी रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, सेल्स डिपार्टमेंट की, अकाउंट डिपार्टमेंट की, इंजीनियरिंग या पर्सनल डिपार्टमेंट की। इसी प्रकार से टीवी का डिवीजन है, जो टेलीविजन बना रहे हैं, उनको भी ये सारे डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और जिस प्रकार से कंप्यूटर बनाने वाले विभाग को डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट थी। तो अब आप समझ पाए कि हमने जब अपनी कंपनी के साइज को बढ़ाया, हमने 2 और प्रोडक्ट अपने एक प्रोडक्ट के साथ ऐड किए, तो हमने क्या किया, हमने उनको भी ये सारे डिपार्टमेंट अलॉट किए, वो उनके सेपरेटली हमने दिए। अब ये नहीं है कि सबका कॉम्बिनेशन में आ गया, एक ही डिपार्टमेंट है, वही डिपार्टमेंट रेडियो, कंप्यूटर और टीवी बनाने वाली 3 प्रोडक्ट को डील नहीं कर रहा है। अब हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअली डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि अगर हमने एक ही डिपार्टमेंट को इतनी सारी चीजें अलॉट कर दी तो वो वर्किंग कैसी हो जाएगी, सारा डेटा मिक्स हो जाएगा, क्लियरिटी नहीं होगी काम में। इसलिए वर्क में क्लियरिटी हो, इसके लिए हमने क्या किया, हर किसी को सेपरेटली अलॉट किया है यहाँ पर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से हमने प्रोडक्ट को इंक्रीज किया, आप सभी समझे। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट बेस्ड इंक्रीमेंट किया था। अनदर वन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रीजनल बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो रीजन्स हैं उनको उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट को डिवाइड करेंगे। अब बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा, एमडी तो एक ही होगा कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा वो एक ही होगा कंपनी का। अब क्या क्या हमने देखा, यहाँ पर जनरल मैनेजर आ रहा है, ठीक है। अब जीएम आपने जो अलॉट किया, चूंकि आपके बिजनेस का दायरा बढ़ गया है, अब आपका जो व्यापार है वो आप एक क्षेत्र में ही नहीं कर रहे, आप अलग अलग एरियाज में कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो आपका बिजनेस आपने एक्सपांशन किया है, उसके लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज कवर करने पड़ेंगे। तो अब उन एरियाज के लिए हर एरिया का आपने इंडिपेंडेंटली एक एक जीएम अलॉट कर दिया। जो भी पूर्वी क्षेत्र होगा, जो भी ईस्टर्न डिवीजन होगा, आपने उसके लिए एक जीएम रखा। जो भी आपका नॉर्दर्न डिवीजन है, और नॉर्दर्न डिवीजन या फिर उत्तरी क्षेत्र के विभाग के लिए आपने एक जीएम रखा। इसी प्रकार से आपने वेस्टर्न और साउथर्न जो डिवीजन है उसके लिए रखा। तो आपने क्या किया, रीजन बेस्ड कर दिया। जो नॉर्थ साइड रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए, उनको मैनेजमेंट करने के लिए एक मैनेजर है, जो साउथ, जो वेस्ट, ईस्ट, तो अलग अलग जो एरियाज हैं, अलग अलग जो रीजन्स हैं, उनके लिए हमने डिवाइड कर दिया। तो अब नॉर्थ साइड की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको वो फुलफिल करेंगे, वहां का जो भी डेटा होगा वो एमडी को ट्रांसफर करेंगे, जो भी वहां से रिलेटेड क्वायरीज आएंगी वो एमडी को ट्रांसफर करेंगे, वो रिपोर्ट किसको करेंगे, एमडी को। तो अब एक एमडी होते हुए भी कंपनी में वो क्या कर रहे हैं, इन सब पर अपना कहीं ना कहीं एक कंट्रोल स्टैब्लिश करके रख रहे हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर को बनाना इंपॉर्टेंट है। अब एरिया वाइज डिवाइड हो गया, तो अब चीजें कैसी हो गई, अब चीजें इजी हो गई। अब आपको पूरा नॉर्दर्न साइड का जितना भी एरिया आपने कवर किया आपके बिजनेस में, उन सारी चीजों की डिटेलिंग आपको 100 मिल जाएगी। आपको सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो आप समझ पाए। अब ये जो पर्सन है, ये जो मैनेजर है, इंडिपेंडेंटली एक रीजन के डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, सेल्स भी कर रहा होगा, अकाउंट्स भी हैंडल कर रहा होगा। इसके अंदर में सेम जैसे हमने प्रीवियसली फंक्शनल में पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो हर एरिया के अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड किया। अब आप समझ पाए हमने क्या किया, अपने बिजनेस का एक्सपांशन किया या अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ाया, विस्तृत किया, तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ही डिवाइड कर दिए। इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चरल हायरार्की में सेकंड पार्ट किया। अब अनदर वन क्या आता है हमारा, कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन या ग्राहकों के अनुरूप। जस्ट बिकॉज हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, संगठन बनाया है, तो संगठन में क्या आएंगे, संगठन में कहीं ना कहीं कस्टमर्स आएंगे। कस्टमर्स के लिए ही तो आप इतना सारा जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप कस्टमर्स को सेल आउट करने के लिए, कस्टमर्स के लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो अब कस्टमर को भी आपको ध्यान में रखना है। हम किस प्रकार से अपनी टारगेटेड कस्टमर्स या टारगेटेड ग्राहक को देख सकते हैं, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं,
जनरल मैनेजमेंट, जस्ट बिकॉज हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम कस्टमर्स की ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो ये जो कस्टमर बेस्ड चीजें आई, ये मार्केटिंग के अंदर का पार्ट आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अब अल्टीमेटली गोल तो यही है ना आप सभी का, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे। तो जो भी आपने गुड्स प्रोडक्ट की हैं, जो भी आपने आइटम बनाया है, चाहे वो कंप्यूटर हो, टीवी हो, रेडियो हो, या जो भी कंपनी आपकी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट हो, उसको मार्केट में सेल करना, आपका अल्टीमेट मोटिव यही है कि आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है वो सब कुछ आपका मार्केट में सेल आउट हो जाए। अब उसको सेल आउट करने के लिए जो जीएम होगा, कस्टमर बेस्ड क्या करेगा, जो जीएम होगा वो होलसेलर से कनेक्टेड होता है, रिटेलर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, फॉरेन ट्रेडर्स जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है, और गवर्नमेंट से कनेक्टेड होता है। अब आपकी ऑडियंस जो हो सकती है वो इतने सेगमेंट्स में से आएगी या नहीं आएगी, बताइए आप सभी। जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया, हमने क्या कंपनी ली थी, हमने कंप्यूटर बेस्ड, हमने कंप्यूटर डिजाइन करना था। कंप्यूटर आपको सेल करने के लिए आप या तो होलसेलर को देंगे, तो आप अलग अलग होलसेलर जो होंगे उनका ध्यान रखेंगे कि ये होलसेलर्स हैं, इनको हम अपना कंप्यूटर जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। फिर वो होलसेलर रिटेलर्स के पास लेके जाएंगे, फिर रिटेलर्स के थ्रू वो पर्सन्स के पास पहुंचेगा। एक सीक्वेंशियल हायरार्की होती है ना बिजनेस में, हमेशा क्या होता है व्यापार में, एक व्यक्ति ही सारी चीजें नहीं कर लेता, आपको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो जीएम है उसको कस्टमर तक रीच करने के लिए क्या आवश्यकता आएगी, एक तो वो ध्यान रखेगा होलसेलर का, तो होलसेलर डिवीजन हो गया, वो अपने अलग अलग होलसेलर्स को सेट करके रखेगा, कभी भी एक पे डिपेंडेंसी नहीं रखेगा। अब रिटेलर्स की, भाई फुटकर व्यापारी भी, होलसेलर्स के थ्रू तो हम सेल आउट करवा ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमको रिटेलर्स के थ्रू भी कनेक्ट रहना पड़े और उसके थ्रू भी हम अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डायरेक्टली सप्लाई करा पाए। एक पॉइंट हो गया। अनदर वन इज रिटेलर हो गया। अब फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं, विदेशी व्यापारी होते हैं, तो आप फॉरेन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो इंडिया में ही नहीं, केवल नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी रीच कर सकता है। तो जो फॉरेन ट्रेडर्स होंगे आप उनसे भी कनेक्टिविटी बना के रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जीएम जो है वो, जो जनरल मैनेजर है वो क्या करेगा, एक आई जो है वो अपनी किस पर रखेगा, फॉरेन ट्रेडर्स पर रखेगा, उस डिवीजन पर रखेगा। और अनदर वन इज गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो प्रोडक्ट, तो आप उन चीजों को भी। तो अब आपको अपने डायमेंशंस ओपन रखने पड़ेंगे, कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आपने डायमेंशंस ओपन रखे कि ये मीडियम्स बन सकते हैं हमारे, जिनके थ्रू हम कस्टमर, अल्टीमेटली ये जितने भी लोग हैं ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, आपका जो फाइनल टारगेट है, क्या है आपका फाइनल टारगेट, आपका फाइनल टारगेट है कस्टमर्स तक पहुंचना। क्या है फाइनल टारगेट, फाइनल टारगेट क्या है आपका, फाइनली आप क्या करना चाहते हैं, आप फाइनल टारगेट है आपका कस्टमर्स को रीच करना। तो कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ये सारे लोग आपको हेल्प करने वाले हैं, तो ये सारे लोगों का आप ध्यान रखेंगे। अगर हमने इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, सिस्टमैटिक हो जाएंगी, कि एक सेगमेंट आपका, एक डिवीजन होलसेलर्स को देख रहा है, एक रिटेलर्स जितने हैं उनसे कनेक्शन बनाकर रखा हुआ है, जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनसे कनेक्शन हमारा बना हुआ है, क्या वहां की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको समझ रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू हम किस तरीके से इस चीज को मार्केट में लेके आ सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं, आप समझ पाए। अल्टीमेट गोल इज टू रीच द कस्टमर, बट हम लोग इन सभी से क्या कर रहे हैं, इन सभी को मीडियम बना करके अपने कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं। तो कस्टमर बेस्ड हो गया, ये सारी चीजें आप सभी समझ पाए किस प्रकार से हमने डिवाइड किया। अब इतना जो आपने समझा, कंसेप्ट समझा, अवधारणाएं समझी, तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि कितनी सारी वर्किंग है, मल्टीपल वर्किंग है, जिसको डिवाइडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया, स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, तो इतनी सारी वर्किंग कैसे करेंगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की। जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, बिजनेस का एक्सपांशन होता है, तो आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच को लेकर के आना ही पड़ता है। अब देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का, वो आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या संगठन का वर्गीकरण। हमने संगठन तो देखा, ऑर्गेनाइजेशन देखा हम सभी ने कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब संगठन का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। बेसिकली संगठन का जो क्लासिफिकेशन है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको। फर्स्ट इज फॉर्मल और अनदर वन इज इनफॉर्मल। किस प्रकार से डिवाइड किया, हमने वर्गीकृत किया है 2 भागों में।
एक है आपका औपचारिक संगठन, एक होता है अनौपचारिक संगठन। बेसिक संगठन क्या होता है ये आप सभी अभी तक समझ पाए होंगे, उसकी वर्किंग क्या होती है, किस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया, क्या उसके क्लासिफिकेशंस है, क्या उसके कंसेप्ट है, ये सारी चीजें हमने यूनिट 5 में लेक्चर जो यूनिट 5 का 1 और 2 था उसमें हमने समझा। अब हम इसका जो लास्ट जो डिवाइडेशन है फाइनल उसको देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट वन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो बेसिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आप यदि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपका आता है इन द ऑर्गेनाइजेशन when job description, rules and procedure related to the work process are let down to the enable some smooth functioning। जब कभी भी आपको एक स्मूथ फंक्शनिंग करनी हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई, संगठन बना, संगठन कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन की मेन परिभाषा याद कीजिए, उसका मीनिंग याद कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्या एक इंडिविजुअल पर्सन एक संगठन का स्वरूप हो सकता है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में एक या एक से अधिक व्यक्तियों का जहां पर समूह इकट्ठा होता है वहां पर क्या निर्माण होता है, वहां पर संगठन बनती है। वन पर्सन, जब बहुत सारे मल्टीपल पीपल्स आर देयर, अगर ग्रुप बन जाता है तो फिर ग्रुप में किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि सबको मैनेज करना है। इसमें भी 2 टाइप से मैनेज करते हो, एक फॉर्मली और एक इनफॉर्मली। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपकी वर्किंग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके रूल्स प्रोसीजर जितनी भी चीजें आपने डिफाइन की है वो आप एक स्मूथ रनिंग चाहते हैं, स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग चाहते हैं, तो आप चीजों को कैसे करेंगे, सबको सिस्टमैटिकली करेंगे कहीं ना कहीं। तो क्या होगा उसमें, इंटरप्राइज इज नोन एज दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या क्या करेंगे, डेलीगेशन अथॉरिटी, कि किसको कौन सी अथॉरिटी दी जा रही है, हम सभी बार बार इसी चीज को देख रहे थे ना, अथॉरिटी दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में किसको कौन सी वर्किंग करनी है, तो यहाँ पर अथॉरिटी दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से चीजें होती है, टॉप टू बॉटम लेवल्स होते हैं, हमने देखा था ना बार बार हायरार्किकल फॉर्म में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट्स आर देयर। तो टॉप टू बॉटम तरीके से चीजें जाएंगी। एमडी था, फिर जनरल मैनेजर था, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, पढ़ा ना हम सभी ने अभी तक, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो टॉप टू बॉटम लेवल जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती है ना वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बन रही होती हैं। तो अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सामान्य रूप से समझें कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर औपचारिक जो संगठन है वो क्या होता है, तो जब कभी भी किसी भी संगठन में हम एक सामान्य ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के गोल को या उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सभी मिल करके एक स्मूथ फंक्शनिंग के रूप में काम करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को वर्क अलॉट करते हो, हर किसी को अपना अपना वर्क पता होता है, हो जाता है, उससे वर्क अलॉटमेंट आता है, तो सभी चीजों का कॉम्बिनेशन मिल करके क्या बनता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। इतना क्लियर है? आप बस बेसिक एक लाइन को याद रखिए, औपचारिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन जब कभी भी बनती है तो उसमें आवश्यकता क्या होती है, उसमें हमारा जो इंटेंशन होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना। इतना क्लियर है? अब देखिए, आप आइए इनफॉर्मल में, जब आप दोनों में डिफरेंस समझेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। इनफॉर्मल या अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, when no type of formality, यहाँ पर फॉर्मेलिटी की गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो जब नो टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी हो, स्पेसिफाइंग कुछ भी म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन दी वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है कि लोगों के बीच में जिस तरीके का रिलेशन बन जाता है, लाइक जो फ्रेंडशिप होती है क्या वो फॉर्मल होती है? कोई भी फ्रेंड्स के बीच में क्या कभी भी कोई भी फॉर्मेलिटी होती है? नहीं होती ना। तो जो फ्रेंड्स होते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा होता है? उनका रिलेशनशिप इनफॉर्मल रिलेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो रिलेशनशिप बिटवीन दी वर्कर, यहाँ पर हम वर्कर्स के रिलेशन की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो रिलेशन उनके बीच में बन रहा है, जो उनका ग्रुप बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वो एक इनफॉर्मल तरीके की चीज बन रही है, इनफॉर्मल ग्रुप बन रहा है उनका कहीं ना कहीं। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको दूसरे शब्दों में जानना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, एक्टिविटीज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विच एमर्ज spontaneously owing the social and psychological relationship among the people, लोगों के बीच में एक साइकोलॉजिकली रिलेशन बन रहा है।
कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में लोग जब काम करने जाते हैं तो धीरे धीरे लोगों के अपने ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं ना, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होता था कि लोग जब जाते हैं स्कूल में, तब जब इनिशियली आप डे 1 में जाते हैं तो कोई ग्रुप तो होता नहीं है, बट अपने अपने सिमिलर जो इंटरेस्ट होते हैं वो सारे लोग ग्रुप्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते तो हैं पर अपने अपने सिमिलर इंटरेस्ट वाले जिसके जिससे थॉट मैच होते हैं वो सभी ग्रुप बना लेते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो एक टाइप का इनफॉर्मल ग्रुप हो गया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ आप समझिए, हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या जाना था कि हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव करना है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं, लोग जो इंडिविजुअल पर्सन है, उनका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए काम करना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप उदाहरण के तौर पर देखते हैं बैंक को, तो बैंक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? बैंक एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। आप यहाँ पर क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? आप बैंक ले सकते हैं। बैंक क्या करता है? बैंक लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा है, लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, बट लोन के जब आपको मिलता है तो उसमें आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हो, तो एक प्रकार का बिजनेस भी हो रहा है। बिजनेस हो रहा है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुई। अब यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप किसको उदाहरण में ले सकते हो? जो आपकी मदर्स या फादर या जो होते हैं वो क्या करते हैं? बीसी या किटी करते हैं। आप सभी ने सुना होगा ना, हम सभी परिचित होंगे मोस्टली। बीसी या किटी जो होती है उसमें क्या करते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, उसमें कोई बैंक तो लोन नहीं दे रहा है या इंडिविजुअल एक पर्सन लोन नहीं दे रहा है, बट इंडिविजुअल पर्सन के हित के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं? सारे लोग मिलकर के अलग अलग इनफॉर्मली लोन देते हैं, जिसमें कुछ भी लिखा पढ़ी भी नहीं होती है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, एक बस ट्रस्ट पे, एक फ्रेंडशिप के बेसिस पर आप क्या कर लेते हो? एक ग्रुप बना लेते हो। वो ग्रुप में कोई भी लीगल बाइंडिंग्स होती हैं, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन वैसे बनते हैं क्या जो पूरे ऑथराइज्ड हो? नहीं होता ना। बट जब कभी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसमें बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसे रूल्स नहीं होते, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आप सभी समझ पाए बहुत अच्छे से। इंडिविजुअल के गोल को, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार की संगठन बन जाती है वो कैसी होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लोगों के बीच में इनफॉर्मल रिलेशन जैसे कि फ्रेंड्स का होता है। तो आप समझ पाए किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का भी क्लासिफिकेशन है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन वैसी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल होती है। अभी तक हमने यूनिट 5 में ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, इसके पहले की यूनिट्स में हमने प्लानिंग को पढ़ा, और भी जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए। एक एक करके आपकी यूनिट्स भी खत्म होती जा रही है। आप सभी इन सभी यूनिट्स का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी हमारी एमसीक्यूज की क्लास होगी, इतना सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। एमसीक्यूज की क्लास में आपको बनना चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हम आपके एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, तो आपको वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बनने ही बनने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमने क्लास स्किप कर दी तो हमको नहीं बन रहा है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपका कितना आपने कवर कर पाए हैं अभी तक सब्जेक्ट को। तो आज के लिए इतना ही। यूनिट 5 हमारी ओवर होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो भी नेक्स्ट यूनिट होगी, उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।